हिंदी। महान कियान ग्रह की ओर बढ़ना। वांग टिंग, आपको सेकेंडरी करियर अलायंस में प्रवेश करना होगा। मैं भूल गया था कि सेकेंडरी करियर अलायंस एक अच्छा मंच है। इसमें प्रवेश करने के बाद आप जल्दी से अपने कनेक्शन बना सकते हैं। अपने रून कौशल और अपने प्रकाश बल उपचार के साथ एक बार जब आप अपना नाम बना लेंगे तो बहुत से लोग आपकी मदद लेंगे। आपको बहुत से उपकार मिलेंगे। जैसे ही वांग टेंग अपने आवास पर वापस लौटे, राउंड बॉल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आप पहले इतने उत्साहित नहीं थे। अगर मैंने अपनी रून महारत और अपने लाइट फोर्स ट्रीटमेंट का प्रदर्शन नहीं किया होता तो मुझे सेकेंडरी करियर अलायंस की मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। आप थोड़े अविश्वसनीय हैं, वांग टेंग ने गुस्से में कहा। मैं इसके बारे में भूल गया था, राउंड बॉल ने अपराध बोध से कहा। गंभीरता से वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। वांग टेंग, तुम्हें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। राउंड बॉल ने उसे याद दिलाया जब उसने उसका उदासीन रवैया देखा। मैं समझ गया। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। वह उदासीन था इसलिए नहीं कि उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, बल्कि इसलिए कि वह आश्वस्त था। राउंड बॉल को लगा कि वह रून्स में मास्टर लेवल पर है, लेकिन असल में वह पहले से ही ग्रैंड मास्टर लेवल पर था। इसके अलावा उसके पास लाइट फोर्स ट्रीटमेंट था और वह मास्टर लेवल फोर्स शेफ, मास्टर लेवल पॉइजन मास्टर और मास्टर लेवल कीमियागर था। उसे सेकेंडरी करियर अलायंस में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसकी चिंता कम है। हम कल ग्रेट कियान ग्रह की ओर जा रहे हैं। क्या आप घबरा रहे हैं? राउंड बॉल ने थोड़ा असहाय महसूस करते हुए पूछा। मैं क्यों रहूंगा? जो भी आएगा मैं उसे हल कर दूंगा। वांग टेंग ने जमीन पर पैर मोड़कर बैठकर राउंड बॉल को शांत स्वर में उत्तर दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना शुरू कर दी। राउंड बॉल को और भी निराशा हुई। हालांकि उसे पता था कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए उसने आवाज लगाई। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गई। अगले दिन वांग टेंग ने डीक्यू से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जब वह सभा स्थल पर पहुंचा तो वह उसे नहीं देख पाया। इसके बजाय उसकी मुलाकात ओलिविया और क्लाइव से हुई। जम्हाई टिल्डर सुप्रभात। ओलिविया ने वांग टेंग का अभिवादन करते हुए जम्हाई ली। सुप्रभात, क्या आप भी महान कियान ग्रह की ओर जा रहे हैं? वांग टेंग ने पूछा। मैं कुछ समय से यहाँ हूँ। अंधेरे भूतों के आक्रमण के बाद मेरा परिवार मेरे बारे में चिंतित है। अगर मैं वापस नहीं जाती तो वे व्यक्तिगत रूप से मुझे वापस लेने आएंगे, ओलिविया ने झल्लाहट में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने उसे अजीब नजर से देखा। वे दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, लेकिन ओलिविया अभी भी एक बच्ची थी जो अपने बड़ों की निगरानी में रहती थी। उसे कोई आजादी नहीं थी। ऐसी क्या बात है? ओलिविया गुस्से में थी। कुछ नहीं, यह अच्छी बात है कि कोई आपकी चिंता कर रहा है। वांग टेंग हंसा। तुम्हें क्या पता, मुझे बिल्कुल भी आजादी नहीं है। वे मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। ओलिविया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह एक चिड़ी हुई छोटी बिल्ली की तरह लग रही थी। तुम घर से भाग क्यों नहीं जाती? वांग टेंग ने उसे एक बुरा विचार दिया। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? ओलिविया की आंखें चमक उठीं। किसी ने अचानक वांग टेंग के कंधे पर थपकी दी। तभी डीक्यू की आवाज गूंजी। मेरी चचेरी बहन को कोई बुरा विचार मत दो। अगर उसने ऐसा किया तो हम जैसे लोगों को नुकसान होगा। वांग टेंग ने मुड़कर डीक्यू की ओर देखा। वह हंसा। तुम लोग हमेशा उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। मैं उसका सहकर्मी हूं, लेकिन मैंने पहले ही कुछ लड़ाइयों का अनुभव किया है और अनगिनत अंधेरे भूतों को मार डाला है। ओलिविया को मेरे दादाजी बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं। उसे कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उसकी तुलना आपसे नहीं की जा सकती। अगर उसके जैसी कोई नौसिखिया बाहर जाती है तो वह अपने दुश्मनों के लिए एक पकवान बन जाएगी। हमारे परिवार को उसके खाए जाने के बाद बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे। डीक्यू, क्या तुम मुझे नौसिखिया कह रहे हो? ओलिविया क्रोधित हो गई। उसने उसे घूर कर देखा और उसका चेहरा खरोचना चाहती थी। डीक्यू ने अपनी उंगली उठाई और उसके माथे को दबाया। ओलिविया ने चाहे जितना भी संघर्ष किया, वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उसके हाथ हवा में बेतहाशा नाच रहे थे, जिससे एक मजेदार दृश्य बन गया। वांग टेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। उसे अचानक उससे सहानुभूति हो गई। NOWELLBEIN.CO। इस प्यारी सी छोटी सी महिला को उसके चचेरे भाई द्वारा परेशान किया जा रहा था। क्या ये मानव स्वभाव का विरूपण था या नैतिकता का पतन?
ठीक है, बकवास बंद करो, हम जल्द ही निकल रहे हैं, डी क्वी ने असहाय होकर कहा। हम डी क्यू, जब मैं वापस आऊंगी तो दादाजी से शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया, ओलिविया ने लाल चेहरे के साथ कहा। आगे बढ़ो, डी क्यू ने हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे इसकी आदत हो गई है। कुछ देर बाद और लोग आ गए। सभी ने डी ची का आदरपूर्वक स्वागत किया। वांग टेंग ने रनमास्टर फैन तेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो को देखा। उसने कुछ घायलों को भी देखा जिनका उसने इलाज किया था। ये लोग भी महान कियान ग्रह की ओर जा रहे थे। युद्ध किले में चिकित्सा सुविधाएं इन घायल योद्धाओं का पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकती थीं। इसलिए उन्हें उचित उपचार के लिए महान कियान ग्रह या अधिक समृद्ध जीवन ग्रह पर ले जाने की आवश्यकता थी। क्या सब लोग यहाँ हैं? डी क्वी ने पूछा। एक सैनिक ने जवाब दिया, हाँ सर, सभी लोग यहाँ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। चल दर। डी क्यू ने वांग टेंग और अन्य लोगों को युद्ध किले के पीछे से बाहर निकाला। ये युद्ध किला एक पहाड़ के सामने बनाया गया था। आवासीय क्षेत्र पहाड़ की तलहटी के पास था। इसे पार करने के बाद वे पहाड़ के नीचे पहुंच गए। पहाड़ खोखला हो गया था। उन्हें एक विशाल धातु का दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे की रखवाली साम्राज्य के सैनिक कर रहे थे। जब वे पहुंचे तो सैनिकों ने डी क्यू को सलामी दी और धातु का दरवाजा खोल दिया। तेज गड़गड़ाहट के बीच धातु का दरवाजा खुला और अंदर एक चांदी सफेद धातु का रास्ता दिखाई दिया। सभी लोग धातु के रास्ते पर चल पड़े और पहाड़ की गहराई में चले गए। वांग टेंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पहाड़ के अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा था। पहाड़ के ठीक बीच में एक गोलाकार संरचना थी जो कुछ 100 लोगों के बैठने लायक थी। इस स्थान की रक्षा करने वाले बहुत से सैनिक थे। उनकी आभास से वे ग्रह अवस्था में थे। वहां 5 दिव्य अवस्था वाले योद्धा भी थे। सर डी क्वी। जब डी क्वी पास आए तो सैनिकों ने उन्हें सलामी दी। क्या सब कुछ तैयार है? डी क्वी ने सिर हिलाया। हाँ, ये तैयार है। निर्देशांक तय हो गए हैं। हम किसी भी समय सरनी को सक्रिय कर सकते हैं, रून सरनी के प्रभारी एक रनमास्टर ने उत्तर दिया। सभी लोग पंक्ति के बीच में खड़े हो जाएं, डी क्वी ने आदेश दिया। भीड़ ने उसके आदेश का पालन किया और केंद्र में आ गई। डी क्यू ने भी वैसा ही किया। जब व्यू सक्रिय हुआ तो एक चमकदार रोशनी चमकी और व्यू में मौजूद लोग धुंधले होने लगे और फिर गायब हो गए। वांग टेंग को लगा कि दुनिया घूम रही है। उसके सामने से छवियां गुजरने लगीं और उसे भारहीनता का एहसास हुआ। फिर एक चमकदार रोशनी के साथ उसने फिर से अपने नीचे ठोस जमीन को महसूस किया। ये टेलीपोर्टेशन सरनी आयामी दरारों के समान काम करती है। वांग टेंग ने अपने आसपास के वातावरण को उत्सुकता से देखते हुए खुद से सोचा। यह एक ऐसा चौक था जहां बहुत से लोग थे। कभी कभी एक कतार में रोशनी होती और लोगों के समूह उसके भीतर दिखाई देते। वे बाहर निकलने लगे। चलो चलें, डी क्वी ने कहा। क्या हम पहले से ही महान कियान ग्रह पर हैं? वांग टेंग ने पूछा। ये ग्रेट कियान साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित नॉर्थ रॉक ग्रह है। हम अभी भी ग्रेट कियान ग्रह से कुछ 100,000 प्रकाश वर्ष दूर हैं। टेलीपोर्टेशन सरनी हमें सीधे ग्रेट कियान ग्रह पर नहीं भेज सकती। यह एक नियम है, ओलिविया ने समझाया। मुझे यह नहीं पता था। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। ये सरल है। ग्रेट कियान ग्रह ग्रेट कियान साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि रक्षा ग्रहों में से किसी एक पर आक्रमण होता है तो हमारे दुश्मन टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से ग्रेट कियान ग्रह तक पहुंचने में सक्षम होंगे। ग्रेट कियान ग्रह में कई दुर्जय योद्धा हैं और हम आक्रमण से डरते नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह एक मजाक होगा, डी क्यू ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने आगे कुछ नहीं पूछा। डी क्यू के नेतृत्व में सभी लोग प्लाजा से बाहर निकले और नॉर्थ रॉक प्लैनेट के डॉक पर पहुंचे। यहाँ वे एक अंतरिक्ष यान में सवार होंगे जो उन्हें ग्रेट कियान प्लैनेट तक ले जाएगा। वैसे भी वांग टेंग का अंतरिक्ष यान एक अंतरिक्ष वस्तु में रखा गया था। वह उसे अपने साथ ले जा रहा था। जब वे गोदी पर पहुंचे तो डीकी ने अपनी पहचान बताई और वे एक सैन्य अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। डी क्यू हंसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक मजबूत और ऊंचे कद का मध्यम आयु का आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे की ताकत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ब्रह्मांड के किसी योद्धा जैसा है। उसके पीछे अनेक दिव्य स्तर के योद्धा थे। वू ताई। डी ची ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए मैं महान कियान ग्रह पर वापस जा रहा हूँ।
वू ताई ने डीक्यू के पीछे घायल मार्शल योद्धाओं को देखा और चिंतित होकर पूछा, मैंने सुना है कि नंबर 4 रक्षा गृह पर एक अंधेरे प्रेत आक्रमण का सामना करना पड़ा है। हताहतों की संख्या कितनी है? हमारे पास बहुत कम संख्या में लोग हताहत हुए हैं। इस बार हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। डी ची मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहुत बड़ी जीत? वू ताई चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह संभव है। हाँ, मेरे घायलों को देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि स्थिति गंभीर नहीं है, डी क्वी ने कहा। आओ बताओ क्या हुआ? वू ताई आश्चर्यचकित था। उसने डी क्यू को सैन्य अंतरिक्ष यान की ओर खींचा। वह भी इस अंतरिक्ष यान में सवार हो रहा था ताकि वे एक साथ यात्रा कर सकें। दिव्य मंच के मार्शल योद्धाओं ने वू ताई का पीछा करने से पहले वांग टेंग और अन्य लोगों पर नजर डाली। हालांकि वांग टेंग ने महान कियान गृह में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन वह पहले ही देख चुका था कि यह उच्च स्तरीय सभ्यता कितनी शक्तिशाली थी। ये सिर्फ एक पारगमन ग्रह था, फिर भी वह पहले ही एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से मिल चुका था। इसके अलावा जब उसने अपने आसपास नजर डाली तो उसने इस अंतरिक्ष यान के डॉक में कई शक्तिशाली आभाओं को देखा। उनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा थे। कुछ ऐसे भी थे जो उच्च स्तर के थे। इसका मतलब ये था कि महान कियान साम्राज्य में निश्चित रूप से ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा पर्याप्त संख्या में होंगे। वे संभवतः हर जगह पाए जा सकते थे। यह ओलांड फेडरेशन जैसी निम्न स्तरीय सभ्यता की तरह नहीं था, जहां एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को आकाशगंगा की रक्षा के लिए भेजा जाता था। पूरे ओलांड फेडरेशन में शायद कुछ ही ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा होंगे। यही अंतर था। चलो चलें। ओलिविया की आवाज ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और अंतरिक्ष यान पर चढ़ने के लिए उनके पीछे पीछे चला गया। उन सभी को एक कमरा दिया गया। जब वांग टेंग आराम करने की योजना बना रहा था तो डी क्यू ने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा। अंतरिक्ष यान की लॉबी बहुत बड़ी थी, जिसे किसी रेस्तरां की तरह डिजाइन किया गया था। डी क्यू और वू ताई ने पहले ही शराब पीना शुरू कर दिया था। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये वही युवा मित्र है जिसका मैंने जिक्र किया था, जिसने मेरी बहुत मदद की। उसके बिना हम विजयी नहीं हो पाते। डी क्वी ने वांग टेंग को अपने पास खींचा और वू ताई से कहा। ओह! वू ताई ने तुरंत वांग टेंग की ओर देखा और उत्सुकता से उसका आंकलन किया। जो परिस्थिति को समझता है वह बुद्धिमान पक्षी है। एक वू ताई ने कुछ देर तक वांग टेंग को उत्सुकता से देखा और फिर दोस्ताना अंदाज में उसका अभिवादन किया। हाँ, डी क्यू ई आपकी तारीफ कर रही है। आइए बैठिए, चलिए कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। डी क्यू ने उसे बताया था कि वांग टेंग के पास उच्च रून महारत है और वह एक हल्का बल उपचार कौशल भी जानता है। वह बड़े पैमाने पर रोगियों का इलाज कर सकता है। उसकी क्षमता को पहचानते हुए वू ताई उससे दोस्ती करना चाहता था। आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपना अधिकांश समय युद्ध के मैदान में बिताया था और जिसे हर समय अंधेरे प्रेतों का सामना करना पड़ता था, उसके लिए प्रकाश बल उपचार एक अमृत की तरह था। किसी के शरीर से डार्क फोर्स को निकालना बहुत मुश्किल था। इस स्थिति के लिए एक विशिष्ट मारक की आवश्यकता थी। सभी तरीकों की तुलना में लाइट फोर्स उपचार सबसे प्रभावी था। ये लाइट पोशन से भी अधिक प्रभावी था। बेशक एक और कारण जिसके चलते वह इतना दोस्ताना था और वांग टेंग के साथ एक सहकर्मी की तरह व्यवहार करता था, वह यह था कि डी क्यू ने उसे बताया था कि वह ब्रह्मांड मंच के दुर्जय पात्रों के बीच लड़ाई में भाग ले सकता है। इसका मतलब था कि उसके पास अपेक्षित ताकत थी। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि उनके आतिथ्य को ठुकराना मुश्किल था, इसलिए वह उनके बीच वाली सीट पर बैठ गया। ओलिविया और क्लाइव एक तरफ खड़े हो गए। वे हताश हो गए, खास तौर पर क्लाइव। वह ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं में शामिल होना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अगर वह जबरदस्ती बातचीत में कूद पड़ा तो दूसरा पक्ष शायद उसकी तरफ देख भी न पाए। वह शायद अपमान की मांग कर रहा होगा। दूसरी ओर रनमास्टर फैन टेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो ने एक दूसरे को देखा और सीधे चले गए। मिस्टर वू ताई, मिस्टर डी क्यू, क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम आपसे ड्रिंक के लिए पूछें? फैन टेनिंग का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वू ताई उनके आगमन से आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत डी क्यू की ओर देखा। डी क्यू को उनके आने का उद्देश्य पता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग वांग टेंग के लिए यहाँ आए होंगे, है न? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वू ताई, तुम क्या सोचते हो? जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा होगा। कृपया बैठ जाएं। वू ताई दंग रह गया।
उसे नहीं पता था कि वे वांग टेन को क्यों ढूंढना चाहते थे, लेकिन उसने पूछा नहीं। वह बस मुस्कुराता रहा। फैन टेनिंग और लियोनार्डो बहुत खुश थे। वे बैठ गए। जल्द ही वे बातचीत करने लगे। माहौल काफी जीवंत था। लेकिन कुछ समय बाद रनमास्टर फैन टेनिंग थोड़ा हिचकिचाने लगा। वांग टेंग और डीक्यू को पता था कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उन्होंने धैर्यपूर्वक उसके पहल करने का इंतजार किया। NOWELBEIN.CO अंतरिक्ष यान ने चलना शुरू किया और नॉर्थ रॉक प्लैनेट के डॉक को छोड़ दिया। ये ब्रह्मांड में उड़ गया। सभी ने खिड़की से बाहर देखा। अंतरिक्ष यान तेजी से वायुमंडल से गुजरा। जल्द ही उनके चारों ओर केवल खालीपन रह गया। यात्रियों ने अपनी नजरें पीछे खींच ली। डीची मुस्कुराए और बोली, अगर आपको कुछ कहना है तो कृपया कहिए। शराब की बोतल खाली हो रही है। रनमास्टर फैन टेनिंग मुस्कुराए। उन्होंने वांग टेन की ओर देखा और कहा, तो हम बात को घुमा फिराकर नहीं बोलेंगे। वांग टेन, आप शायद जानते होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर लियोनार्डो से चर्चा करने के बाद हमने आपके संयुक्त अनुशंसाकर्ता बनने का फैसला किया है। हम आपको सेकेंडरी करियर अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप क्या सोचते हैं? संयुक्त अनुशंसा। वांग टेंग दंग रह गया। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। उसने अपना गिलास उठाया और थोड़ा घूंट लिया। फिर उसने उन दोनों को शांति से देखा और कहा, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे क्या लाभ होगा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रनमास्टर फैन टेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। हमारी संयुक्त सिफारिश के साथ सेकेंडरी करियर अलायंस में प्रवेश करने के बाद आपको हमारे दोनों नेटवर्क की दोस्ती मिल जाएगी। ये दोनों धूर्त बूढ़े लोमड़ी थे। वांग टेन को पता था कि वे कुछ बेकार की बात कह रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया। ईमानदारी से कहूं तो मेरे लिए कोई सिफारिश करने वाला ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। क्या आपका प्रस्ताव थोड़ा बेबुनियाद नहीं है? मैं महान कियान ग्रह पर कुछ रून मास्टर्स और कीमियागरों को जानता हूं। मैं उनसे वांग टेन की सिफारिश करने के लिए कह सकता हूं। मुझे यकीन है कि वे इसके लिए तैयार होंगे, डीक्यू ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा। वो ताई को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। उसने वांग टेन को टोस्ट दिया और कहा, मैं कुछ रून मास्टर्स और लोहारों को भी जानता हूं। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बस कह दो। रनमास्टर फैन टेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो ने जब इन दो ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं को वांग टेन के लिए बोलते देखा तो उनके चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। यह मेरी गलती है। मैंने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मुझे पहले खुद को शराब पिलाकर सजा देनी चाहिए। रनमास्टर फैन टेनिंग ने एक कप वाइन पी और जल्दी से बोलना जारी रखा, हमारे नेटवर्क की दोस्ती हासिल करना सिर्फ डील का हिस्सा है। आपके अनुशंसाकर्ता के रूप में हमें कुछ पुरस्कार मिलेंगे। हम इस पुरस्कार को आपके साथ बराबर बराबर बांटने को तैयार हैं। बराबर बांट दिया जाए। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। फैन टेनिंग और लियोनार्डो इनाम को बराबर बराबर बांटने को तैयार थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया था। वांग टेन, उनसे सहमत हूं। बराबर हिस्सा बुरा नहीं है। हमें बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। डीक्यू चुप रहा। उसने मुस्कुराते हुए वांग टेन की तरफ देखा और उसके फैसले का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वांग टेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार करना अपमानजनक होगा क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो। उसने कोई और अनुरोध नहीं किया। ये सिर्फ एक सिफारिश थी। उसे ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं थी। उनकी दोस्ती पाना भी एक अच्छी बात थी। दरअसल वांग टेन की नजर उनके नेटवर्क पर थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके ग्रैंडमास्टर स्तर की महारत के साथ उनके पुरस्कारों का केवल आधा हिस्सा लेना उनके लिए एक अच्छा सौदा था। जो परिस्थिति को समझता है वह बुद्धिमान पक्षी है। रनमास्टर फैन टेनिंग और डॉक्टर लियोनार्डो ने राहत की सांस ली। वे बहुत खुश थे। आपके सिफारिशकर्ता बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। क्या हम इस सौदे का जश्न मनाने के लिए कुछ ड्रिंक लेंगे? वो ताई मुस्कुराया। हाँ, जरूर। उन्होंने एक दूसरे को टोस्ट दिया और माहौल और भी जीवंत हो गया। ऐसा लगा कि उनका रिश्ता और भी करीब आ गया है। डीक्यू वांग टेन के फैसले से खुश थी। उनके स्तर पर ताकत ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं थी। उन्हें पता होना चाहिए कि कब आगे बढ़ना है और कब हार माननी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके लिए कोई भी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। ये केवल एक समझदार व्यक्ति में निवेश करने लायक था।
चर्चा करने के बाद कि क्या आवश्यक है और अपने पे समाप्त करने के बाद वे चले गए। ये सिर्फ एक अंतराल था। उनके जैसे मार्शल योद्धाओं के लिए साधना ही सार थी। यात्रा के अगले कुछ दिनों तक वांग टेंग ने खुद को साधना के लिए अपने कमरे में बंद कर लिया। वह किसी से मिलने बाहर नहीं गया। फैन टेनिंग और ओलिविया निराश थे। फैन टेनिंग उससे रूनों के बारे में सवाल पूछना चाहता था, जबकि ओलिविया उससे घर से भागने के तरीके के बारे में पूछना चाहती थी। खैर, ये कुछ भी अच्छा नहीं था। अपने कमरे में वांग टेंग एक बार फिर आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया। पिछली बार उसे दिव्य टेम्पेस्ट बर्ड ने बुरी तरह पीटा था। मारे जाने के बाद उसे आभासी ब्रह्मांड छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर उसे अंधेरे प्रेत आक्रमण का सामना करना पड़ा। उसके पास आभासी ब्रह्मांड में फिर से जाने का समय नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब जब वह आजाद था तो वह उत्साहित हो गया और दिव्य तूफान पक्षी को ढूंढना चाहता था। कभी कभार होने वाली यातना आपको स्वस्थ रखती है। अधिकारतः आभासी ब्रह्मांड में किसी योद्धा की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा घायल हो जाती है तथा आभासी ब्रह्मांड में पुनः आने से पहले उसे ठीक होने में लगभग 10 दिन लगते हैं। लेकिन वांग टेंग वह नहीं था जिसने आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया था। यह उसका क्लोन था, इसलिए वो प्रभावित नहीं हुआ। इसके अलावा उसके पास जीवन ऊर्जा पत्थर था जहां राउंड बॉल ज्यादातर समय रहता था। वह इस पत्थर का उपयोग अपनी आत्मा को जल्दी से ठीक करने के लिए कर सकता था। NOWELLBEIN.CO। उसने कई आत्मा गुण बुलबुले भी एकत्र किए थे, इसलिए उसकी आत्मा कम होने के बजाय बढ़ गई। आत्मा क्षति। ऐसा उनके मार्शल योद्धा करियर में कभी नहीं हुआ होगा। वांग टेंग आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां उसकी मृत्यु हुई थी। आमतौर पर अगर कोई अपनी मृत्यु के बाद आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो वह अपनी मृत्यु के स्थान पर प्रकट नहीं होगा, बल्कि वह या तो प्रारंभिक प्रवेश द्वार पर दिखाई देगा या अगर उसने कोई संपत्ति खरीदी है तो वह अपने कमरे में दिखाई देगा। संक्षेप में, आभासी दुनिया पैसे से संचालित होने वाली जगह थी। जब तक कोई व्यक्ति खर्च करने को तैयार था तब तक वह कई विशेषाधिकारों का आनंद ले सकता था। वांग टेंग ने कोई संपत्ति नहीं खरीदी थी, इसलिए वह अपने कमरे में नहीं आ सका। लेकिन वह शुरुआती प्रवेश द्वार पर भी नहीं दिखा। यह एक बग था। आप कह सकते हैं कि एक अपंजीकृत निवासी के रूप में यह उनका विशेषाधिकार था। वांग टेंग को सुखद आश्चर्य हुआ। ये वही जगह थी जहां उसे दिव्य तूफान पक्षी ने मारा था। अगर वह प्रारंभिक प्रवेश द्वार से आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करता तो उसे यहां तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती। अब ये मुसीबत टल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके लिए उन्हें राउंड बॉल का शुक्रिया अदा करना होगा। इसके बिना उनके पास यह अपंजीकृत निवासी पहचान नहीं होती। इस प्रकार वांग टेंग काले पवन गिद्धों के घोंसले में प्रकट हुआ। सवाल यह था कि चूंकि काले पवन गिद्ध राजा को वांग टेंग ने मार दिया था तो क्या उसका घोंसला खाली रहेगा? नहीं। वास्तविक दुनिया में भी एक खाली घोंसले पर दूसरे तारा जानवरों का कब्जा हो जाएगा। आखिरकार यह एक शाही स्तर के तारा जानवर का घोंसला था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। इस प्रकार जब वांग टेंग वहां पहुंचा तो उसने स्वयं को एक विशाल पक्षी को घूरते हुए पाया। पक्षी नीले पंखों से ढका हुआ था और उसके सिर पर एक मुकुट था, हालांकि यह थोड़ा बदसूरत लग रहा था। इस समय पक्षी इस अप्रत्याशित और अवांछित मेहमान को ठंडी निगाहों से देख रहा था। यह तो बहुत अचानक हुआ। वांग टेंग ने नहीं सोचा था कि घोंसला इतनी जल्दी किसी दूसरे स्टार बीस्ट द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ब्लैक विंड वल्चर किंग की अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी। उसकी लाश अभी तक सड़ी भी नहीं थी। लेकिन यह बेकार था। चाहे जो भी हो, उसे पहले इस स्टार बीस्ट से संवाद करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़ाई से उनके सामंजस्य को नुकसान पहुंचेगा। वह बता सकता था कि यह बदसूरत नीला पक्षी एक निम्न स्तरीय शाही स्तर का तारा जानवर था जो काले पवन गिद्ध राजा के समान स्तर का था। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और दोस्ताना मुस्कान दी। उसने पक्षी का अभिवादन किया। नमस्ते, क्या तुमने अपना लंच कर लिया है? एड्स बाय पब फ्यूचर। बदसूरत नीला पक्षी। नहीं, कोई बात नहीं। खाना छोड़कर आप कुछ वजन कम कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वांग टेंग ने बेशर्मी से कहा। बदसूरत नीला पक्षी। ठीक है, अगर कुछ नहीं है, मैं पहले चला जाऊंगा। तुम अकेले ही मौज मस्ती कर सकते हो। वांग टेंग ने हैरान बदसूरत नीले पक्षी की ओर हाथ हिलाया और सीधे गुफा से बाहर चला गया। दिव्य तूफान पक्षी का कोई निशान नहीं था। अगर वह यहां रुकता तो अपना समय बर्बाद करता।
चीख। बदसूरत नीले पक्षी को आखिरकार होश आ गया। वह गुस्से में था और उसने तीखी चीख निकाली। अपने पंख फड़फड़ाते हुए दो नीली बर्फ की पत्तियां वांग टेंग की ओर उड़ी। धमाका। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसने पलटकर अपनी मुट्ठी खोली। एक भयावह मुट्ठी की आभा बाहर निकली और बर्फ के ब्लेड चकनाचूर हो गए। फिर ये बदसूरत नीले पक्षी के बड़े शरीर से टकराया, उसे हिंसक तरीके से पत्थर की दीवार पर वापस फेंक दिया। उसके पंख जमीन पर बिखर गए। बदसूरत नीला पक्षी पूरी तरह से भ्रमित था। ये हानिरहित दिखने वाला मानव इतना डरावना क्यों था? इसका कोई मतलब नहीं था। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? तुमने कमजोर की तरह व्यवहार क्यों किया? तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम्हें धमकाना आसान है, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। अंत में मैं अपने पैरों से गिर गया। ये बहुत ज्यादा है। एक निम्न स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर में मनुष्य के समान ही बुद्धि थी। ये सिटिंग आभासी ब्रह्मांड में भी वैसी ही थी। इस प्रकार भले ही बदसूरत नीला पक्षी घबरा गया था, लेकिन उसने विरोध करना बंद कर दिया। वह नीचे लेट गया और डर से कांपने लगा। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज भी निकली। जो परिस्थिति को समझता है वह बुद्धिमान पक्षी है। 3 सिस्की। तुम क्यों रो रहे हो? वांग टेंग अवाक रह गया। हालांकि जल्द ही उसका ध्यान जमीन पर मौजूद विशेषता वाले बुलबुले की ओर आकर्षित हो गया। उन्हें उठाओ। नक्षत्र बल पवन तारांकन 800। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 1200। यह एक हवा और बर्फ तत्व सितारा जानवर है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग की आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। उसने बहुत समय से बर्फ बल नहीं देखा था। इसके अलावा इस बार ये नक्षत्र बर्फ बल था, न कि साधारण। उसका बर्फ बल अभी तक ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंचा था। ये बदसूरत नीला पक्षी सही समय पर आया। वांग टेंग की नजर खतरनाक हो गई। वह उस बदसूरत नीले पक्षी को गौर से देखने लगा। बदसूरत नीली चिड़िया कांप उठी। उसे लगा कि वांग टेंग की ओर से कोई बुरी मंशा आ रही है। उसके दिल में डर और भी बढ़ गया। यह मनुष्य क्या करना चाहता है? वह क्या करना चाहता है? हा, मेरे प्यारे पक्षी, मेरे प्यार की लोहे की मुट्ठी का स्वाद चख लो। वांग टेंग ने ठहाका लगाया। उसने मुट्ठी की आभा को अपने हाथ के चारों ओर इकट्ठा किया और उसे बदसूरत नीले पक्षी पर फेंक दिया। बूम बूम बूम। भयानक विस्फोटों के साथ साथ बदसूरत नीले पक्षी की दर्दनाक चीखें भी सुनाई दे रही थीं। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ। गुफा में किस तरह का अमानवीय दृश्य घटित हो रहा था। कुछ देर बाद वांग टेंग रुका और अपने हाथों से ताली बजाते हुए अपनी मुट्ठी में फंसे पंखों को झटक दिया। उसने अपने आसपास गिरे हुए विशेषता बुलबुले पर नजर डाली। नक्षत्र बल पवन तारांकन 500। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 600। सम्राट स्तर की पवन प्रतिभा 250 नवंबर LBJNN। सम्राट स्तर की बर्फ प्रतिभा 300। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 700। ग्रहीय क्षेत्र आत्मा 400। वांग टेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया क्योंकि विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए। उन्होंने कुल 2400 अंक नक्षत्र पवन बल, 2800 अंक नक्षत्र बर्फ बल, 850 अंक सम्राट स्तर की पवन प्रतिभा और 780 अंक सम्राट स्तर की बर्फ प्रतिभा अर्जित की थी। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। फिर ग्रहीय क्षेत्र आत्मा के 900 अंक थे, जो आकाशीय क्षेत्र आत्मा के 90 अंकों के बराबर थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस निम्न स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर ने काफी बड़ी संख्या में गुण गिराए थे। मुख्य गुण बर्फ प्रतिभा और नक्षत्र बर्फ बल थे। ये वही थे जो वांग टेंग चाहते थे। उनका बर्फ बल 13 सितारा सामान्य चरण के शिखर पर था। अतिरिक्त तारामंडल बर्फ बल के साथ वह जल्द ही अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे। दुर्भाग्यवश उनके पास ग्रहीय अवस्था का बर्फ शास्त्र नहीं था। कोई बात नहीं, वह इसके बारे में किसी और समय सोच सकता है। उसे पहले और अधिक तारामंडल बर्फ बल इकट्ठा करना चाहिए। पर्याप्त भंडार के साथ वह जब चाहे आगे बढ़ सकता है। वांग टेंग ने उस बदसूरत नीले पक्षी को देखा जो जमीन पर मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। रुको, ये पक्षी पहले ही गंजा हो चुका था। ये दयनीय लग रहा था। नाटक करना बंद करो। अगर तुम यहीं पड़े रहे तो मुझे तुम्हें सचमुच मरा हुआ पक्षी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। कांव कांव। गंजा नीला पक्षी तेजी से जमीन से ऊपर आया और वांग टेंग को आज्ञाकारी नजरों से देखने लगा। क्या आपके कोई साथी हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराकर पूछने से पहले संतोष में सिर हिलाया। साथियों। गंजे नीले पक्षी का हृदय कांप उठा।
यह मनुष्य क्या करना चाहता है? क्या वह मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है क्योंकि वह मुझे यातना देने से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं सिद्धांतों वाला नीला सफेद पक्षी हूँ। मैं अपने साथियों को कैसे धोखा दे सकता हूँ? गंजे नीले पक्षी ने दृढ़ दृष्टि से अपना सिर हिलाया। ओह, ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्यार की लोहे की मुट्ठी को अच्छी तरह से नहीं समझते हो। वांग टेंग ने अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी उंगलियां जोर से चटकने लगीं। गंजा नीला पक्षी कांप उठा, उसकी निगाहें भय से भर गईं। वह हिचकिचाने लगा। तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते? मैं तुम्हें मानसिक रूप से तैयार होने के लिए कुछ समय दे सकता हूं। वांग टेंग ने उसके डरे हुए चेहरे को देखकर नाकभान सिकोड़ी। गंजा नीला पक्षी दुविधा में था, लेकिन जब उसने देखा कि वांग टेंग की नजर धीरे धीरे खतरनाक होती जा रही है, तो उसने अनायास ही अपना सिर हिला दिया। उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। साथ ही कबीले के लोगों के प्रति करुणा, ऐसा तो अस्तित्व में ही नहीं था। अच्छा, जो परिस्थिति को समझता है वह बुद्धिमान पक्षी है। वांग टेंग ने गंजे नीले पक्षी के सिर को थपथपाया और उसकी पीठ पर कूद पड़ा। चलो चलते हैं और अपने साथियों को खोजते हैं। नीले रंग का गंजा पक्षी असहाय चीखता हुआ गुफा से बाहर निकल आया। वह पर्वत श्रृंखला के एक निश्चित क्षेत्र की ओर उड़ चला। इसकी पीठ बहुत चौड़ी और मांसल थी। जब वांग टेंग इस पर बैठा तो उसे लिटिल व्हाइट की याद आ गई। पृथ्वी छोड़ने के बाद राउंड बॉल ने उसे बताया कि वह लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को नक्षत्र अमृत खिला सकता है। नक्षत्र अमृत में प्रचुर मात्रा में शुद्ध ऊर्जाएं थीं। उनके कई उपयोग थे। ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने आध्यात्मिक पालतू जानवर पाले और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगाई। वांग टेंग अपने आध्यात्मिक पालतू जानवरों के प्रति कभी कंजूस नहीं था। उसने उन्हें बड़ी संख्या में नक्षत्र अमृत दिए और वे अपने अंतिम परिवर्तन को पूरा करने के लिए हाइबरनेशन में चले गए। जागने के बाद वे सम्राट स्तर के तारा जानवर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि लिटिल व्हाइट और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को उनके परिवर्तन के बाद क्या योग्यताएं प्राप्त होंगी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और सोचा। स्टार बीस्ट के रक्त में छिपी प्रतिभा उसके परिवर्तन के बाद जागृत होगी। एक बार जब लिटिल व्हाइट और मेटल आर्मर फ्लेमिंग स्कॉर्पियन ने अपना लेवल अप पूरा कर लिया, तो उन्हें निश्चित रूप से नई प्रतिभा प्राप्त होगी। कुछ प्रतिभाएं दूसरों से अधिक प्रबल थीं। कोई नहीं जानता था कि कौन सी प्रतिभा जागृत होगी। वह उत्सुकता से भर गया, खास तौर पर लिटिल व्हाइट। वांग टेंग को उम्मीद थी कि उसे जल्द से जल्द सम्राट स्तर का घोड़ा मिल जाएगा। नीले रंग का ये पक्षी करीब 10 मिनट तक यात्रा करता रहा। वह पहाड़ों को पार करता हुआ एक विशाल बर्फ के मैदान में पहुंचा। वांग टेंग ने कभी नहीं सोचा था कि पर्वत श्रृंखला के पीछे बर्फ का मैदान होगा। यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। गंजा नीला पक्षी कुछ देर तक बर्फ के मैदान के ऊपर उड़ता रहा और फिर आखिरकार बर्फ से ढकी घाटी के बाहरी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह कुछ हजार मीटर दूर जाकर रुक गया और चीखने लगा। परिस्थिति को समझता है वह बुद्धिमान पक्षी है। क्या ये वही जगह है? वांग टेंग ने पूछा। नीले रंग का गंजा पक्षी सिर हिलाकर सामने की घाटी को देखने लगा। उसकी आंखें मानो कोई कहानी कह रही थीं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बाहर निकाल दिया गया हो, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। ये सही था, अन्यथा बर्फ तत्व वाला तारा जानवर ब्लैक विंड प्लेन्स में नहीं घूम रहा होता। ये पर्यावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाता। गंजा नीला पक्षी अपनी आंखों में उदासी के साथ धीमी चीख मार रहा था। वांग टेंग को लगा कि आभासी ब्रह्मांड बहुत यथार्थवादी है। यहां तक कि एक स्टार बीस्ट एनपीसी की भी पृष्ठभूमि कहानी होती है। उसने गंजे नीले पक्षी को चिढ़ाना जारी नहीं रखा और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय करते हुए घाटी की ओर देखा। वांग टेंग की आंखों में एक चमकदार बर्फीली नीली रोशनी दिखाई दी। ये थोड़ी सी चकाचौंध करने वाली थी। हालांकि वह बहुत खुश था। इतना बर्फ बल, ये तो स्वर्ग था। वांग टेंग थोड़ा उत्साहित था, लेकिन जब उसने असाधारण रूप से संघनित बर्फीली नीली रोशनी का गोला देखा तो उसका भाव बदल गया। वह एक मध्यम स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक मध्यम स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के बराबर था। इतना ही नहीं, जब उसने पहला मध्य स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर देखा तो उसने दूसरा और तीसरा भी देखा। धिक्कार है, वे 3 थे। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया। वह कोशिश करके भी ऐसा नहीं कर सकता था। वह क्या करे?
अगर उनमें से सिर्फ एक ही होता तो भी वह उससे लड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अब जब वे 3 हो गए हैं तो उसके लिए कोई मौका नहीं है। उसे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे आखिरकार बर्फ तत्व तारा जानवरों का एक घोंसला मिल गया। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। वांग टेंग ने निर्दयी भाव से अपने दांत पीस लिए। उसने गंजे नीले पक्षी को एक गुप्त स्थान पर उतारा और पहले छिप गया। फिर उसने सोचा कि उसे नीले सफेद पक्षियों के उस घोंसले से कैसे निपटना चाहिए। नीला सफेद पक्षी हिम तत्व वाले तारा जानवर थे जो ग्लेशियरों पर रहते थे। वे शक्तिशाली तारा जानवर थे। हे, तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। राउंड बॉल ने जब उसकी असहाय नजर देखी तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। तुम्हारे पास एक है। वांग टेंग ने उस पर नजर डाली। मुझसे विनती करो और मैं तुम्हें बता दूंगा, राउंड बॉल ने पेशकश की। भूल जाओ इसे। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई और इस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह राउंड बॉल पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे सकते थे, अन्यथा यह अपनी किस्मत आजमा लेती। राउंड बॉल तुरंत ऊब गया। हालांकि ये जिद्दी था और अगर वांग टेंग नहीं पूछता तो कुछ नहीं कहता। यह देखना एक लड़ाई थी कि कौन इसे लंबे समय तक रोक सकता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उसने ऐसे चिल्लाया जैसे कोई उसके दिल को चीर रहा हो, तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांग सकते? क्या तुम मर जाओगे? कितना गुस्सा आता है। वांग टेंग ने देखा कि वह बच्चों की तरह नखरे कर रही है और बुदबुदाया, क्या ये पागल हो गई है? ठीक है, ठीक है। इसे ऐसे समझो जैसे मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। बोलो, जल्दी बोलो, उसने जल्दी से कहा। ये कैसा रवैया है? राउंड बॉल ने उपहास किया, लेकिन अब वह और नहीं हिचकिचाया। नीले सफेद पक्षियों को रहस्यमयी बर्फीली घास खाना बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें वह दें तो वे आपके आदेश का पालन करेंगे। नोव एल बी जे एन एन। रहस्यमय बर्फीली घास, वह क्या है? वांग टेंग उत्सुक था। राउंड बॉल ने बताया, ये बर्फ तत्व वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो भ्रम पैदा करती है। यह एजोर व्हाइट बर्ड का पसंदीदा भोजन है। मैं समझ गया। वांग टेंग ने इसका मतलब समझा और हंसा। यह विचार बिल्कुल वही है जिसकी मुझे तलाश है। वांग टेंग तुरंत हरकत में आ गया। राउंड बॉल के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसने ग्लेशियरों में एक ऐसा क्षेत्र ढूंढ निकाला जहां रहस्यमयी बर्फीली घास थी। वांग टेंग ने तुरंत जमीन खोदी और उसे उस घाटी में ले गया जहां नीले सफेद पक्षी थे। उसने हवा के बल का इस्तेमाल किया और रहस्यमयी बर्फीली घास को घाटी की ऊंचाई पर ले आया और फिर उसे नीचे फेंक दिया। वह स्थान जहां यह उतरा 3 मध्य स्तरीय शाही स्तर के एजोर व्हाइट बर्ड्स के पास था। इस तरह की अच्छी चीजों का तीनों बॉसों को आनंद लेना चाहिए। सचमुच, जब रहस्यमयी बर्फीली घास घाटी में उतरी तो खुशी की चहचहाहट गूंज उठी। नीला सफेद पक्षी रहस्यमय बर्फीली घास के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। हालांकि उन्हें पता था कि रहस्यमय बर्फीली घास की उत्पत्ति संदिग्ध थी, फिर भी उन्होंने उसे खा लिया। कांव कांव कांव। एक क्षण में घाटी से झुनझुनी की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो नीले सफेद पक्षी कुछ शर्मनाक काम कर रहे हों। ये समझ में नहीं आया। वांग टेंग ने जब घाटी में हलचल सुनी तो उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। वह हैरान था। ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? सच में, राउंड बॉल दंग रह गया। एक बार जब आप इसे देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल्दी, रहस्यमय बर्फीली घास का प्रभाव केवल एक निश्चित अवधि तक ही रहेगा। उसके बाद ये नीले सफेद पक्षी होश में आ जाएंगे। वे जितने शक्तिशाली होंगे उतनी ही जल्दी जाग जाएंगे। तुम सही हो। चलो पहले एक नजर डालते हैं। वांग टेंग ने झिझकना बंद कर दिया और घाटी में अपना रास्ता तलाशने लगा। प्रवेश द्वार पर 2 नीले सफेद पक्षी पहरा दे रहे थे। हालांकि वे अभी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वांग टेंग किसी तरह आसानी से प्रवेश करने में सफल हो गया। वह सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी नजर चोर की तरह इधर उधर घूम रही थी। अचानक उसके सामने एक अस्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। NOWELLBEJAN.CO। बर्फ से ढकी झाड़ियों के बीच 2 नीले सफेद पक्षी थे। एक दूसरे के ऊपर था और दोनों के हाव भाव अजीब लग रहे थे। वांग टेंग के पीछे चल रहे नीले रंग के गंजे पक्षी ने जब ये दृश्य देखा तो उसने अपने पंखों से अपनी आंखें ढक ली। लेकिन उसके पंखों के बीच का अंतर थोड़ा बड़ा था। राउंड बॉल, क्या तुम्हारा मतलब ये था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? वांग टेंग अवाक रह गया। खांसी, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी।
मैं ये नियंत्रित नहीं कर सकता कि मिस्टिक आईसी ग्रास क्या भ्रम पैदा करेगा। शायद यह उनका संभोग काल है। मेरा विश्वास करो, यह एक संयोग है। राउंड बॉल को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या बढ़िया संयोग है, वान टेंग ने उपहास किया। यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप अभी जाकर उन नीले सफेद पक्षियों को बेहोश कर दें तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, राउंड बॉल ने कहा। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। वह इस दृश्य से इतना स्तब्ध था कि वह यहां अपना काम लगभग भूल गया। वह आगे बढ़ा और उन्हें अपनी निर्दयी लोहे की मुट्ठी का स्वाद चखाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जहां तक उन नीले सफेद पक्षियों के काम का सवाल है, उसे इसकी परवाह नहीं थी। जल्द ही वे दोनों नीले सफेद पक्षी बेहोश हो गए। वान टेंग ने उनके गिराए गए विशेषता बुलबुले उठाए और घाटी में और आगे बढ़ गया। समय सीमित था, उसे एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहिए था। वान टेंग ने अपनी गति बढ़ा दी और हवा के झोंके की तरह घाटी में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उसे नीले सफेद पक्षियों के हर जोड़े को संभालने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। ये नीले सफेद पक्षी रहस्यमय बर्फीली घास के प्रभाव से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने प्रतिरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो दी। वान टेंग के छिपने के कौशल के साथ उसे खोजा नहीं जा सका। बहुत जल्द ही केवल 3 शाही स्तर के एज्योर व्हाइट बर्ड ही बचे। ये तीनों नीले सफेद पक्षी घाटी के सबसे गहरे हिस्से में रहते थे। वे उस क्षेत्र पर कब्जा करते थे जहां बर्फ की मात्रा सबसे ज्यादा थी। बॉस के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। उनके आसपास सिर्फ 1 या 2 मादा नीला सफेद पक्षी नहीं थे, कम से कम 4 से 5 तो थे ही। भाई, क्या वे इसे संभाल सकते हैं? वान टेंग के मन में एक अजीब विचार आया। वह अंधेरे में छिप गया और उन्हें देखता रहा कि वे मौज मस्ती कर रहे हैं और हमला करने के मौके की तलाश में हैं। उसने महसूस किया कि तीनों शाही स्तर के नीले सफेद पक्षी अपने भ्रम में पूरी तरह से डूबे नहीं थे। वे कुछ सेकंड के लिए जागते थे, जैसा कि मध्यम स्तर के शाही स्तर के स्टार जानवरों से उम्मीद की जाती है। इसे संभालना थोड़ा मुश्किल है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग ने मन ही मन सोचा। मध्यम स्तर के शाही स्तर के स्टार जानवर ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के बराबर हैं। वे आसानी से भ्रम से नियंत्रित नहीं होंगे, राउंड बॉल ने अपने मन में वान टेंग से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मैं उन्हें मार दूं? मध्यम स्तर के शाही स्तर के स्टार जानवर असली सौदा हैं। हार मानना दुख की बात है। वान टेंग ने संकोच करना शुरू कर दिया। वह इतनी जल्दी मारा जाना और आभासी ब्रह्मांड से जबरन बाहर निकाला जाना नहीं चाहता था। यात्रा के 10 दिन से ज्यादा बचे थे। विशेषताओं को चुनने की तुलना में अगर वह खुद से साधना करता तो वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता। करो, राउंड बॉल ने दृढ़ता से कहा। हम एक दिन आराम कर सकते हैं और फिर से वर्चुअल रियलिटी में प्रवेश कर सकते हैं। वान टेंग की नजर दृढ़ हो गई। उसने अपना फैसला कर लिया। जब वह अपना कदम उठाने ही वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। ओह ठीक है, वे रहस्यमय बर्फीली घास के प्रभाव से पीड़ित हैं। भले ही वे अभी भी खुद को जगाए रख सकें, लेकिन उनका दिमाग कमजोर होना चाहिए। मैं उन पर अपना आध्यात्मिक भ्रम क्यों न इस्तेमाल करूं? प्रभाव शानदार होंगे। उसने तुरंत कार्रवाई की और 3 शाही स्तर के नीले सफेद पक्षियों पर अपने आध्यात्मिक भ्रम का इस्तेमाल किया। जैसा कि अपेक्षित था, उनकी आंखों में चेतना का आखिरी रंग गायब हो गया और उनकी निगाहें पागल हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वान टेंग ने उन्हें क्या भ्रम दिखाया। कांव कांव। अजीब आवाजें तेज और तेज हो गईं। वान टेंग अब उन्हें और नहीं देख सकता था। वह आगे बढ़ा, यहां तक कि अपनी चरम शक्ति भी छोड़ दी। मध्यम स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवरों से निपटने में उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। बूम बूम बूम। 3 मध्यम स्तर के एज्योर व्हाइट बर्ड वान टेंग की मुट्ठी के नीचे जमीन पर गिर गए। चीख। भयंकर दर्द से वे जाग गए और उन्होंने तीखी और उग्र चीख निकाली। हालांकि वे अभी भी भ्रम में फंसे हुए थे, इसलिए वे वान टेंग को नहीं ढूंढ पाए। 3 नीले सफेद पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक शक्तिशाली बर्फीली शक्ति बाहर निकली। घाटी में बर्फ और हिमपात होने लगा, यहां तक कि आकाशीय स्तर के योद्धा भी ठंड से मर जाते। सौभाग्य से वान टेंग के पास दिव्य अग्नि थी जो उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए वह अत्यधिक तापमान का प्रतिरोध करने में सक्षम था। हालांकि वह चकित था। वास्तव में इन मध्यम स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवरों से निपटना कठिन था। उसके भ्रम से प्रभावित होने के बावजूद उनमें अभी भी संघर्ष करने की क्षमता थी। हालांकि उनका खतरा स्तर कम हो गया था। वान टेंग की निगाहें निर्दयी हो गईं।
उसने टेम्पेस्ट डोमेन को अंजाम दिया जो उसे कुछ समय पहले ही मिला था। उसके चारों ओर 30 मीटर का पवन क्षेत्र बन गया जिसने तीनों नीले सफेद पक्षियों को घेर लिया। उनके चारों ओर की सारी बर्फ शक्ति बाहर फेंक दी गई। ये डोमेन कितना दबंग था। तीनों नीले सफेद पक्षी तब घबरा गए जब उन्हें अपने आसपास बर्फीली शक्ति का एहसास नहीं हुआ। समझ में नहीं आया। 2 वांग टेंग ने इस मौके का इस्तेमाल अपनी चौथी स्तरीय ताकत को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए किया। उसने अपनी भयावह मुट्ठी की आभा को बाहर फेंका। धमाका। मध्य स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवर पूरी तरह से दबा दिए गए थे। उनके बड़े शरीर बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके नीले पंख हर जगह उड़ गए थे। कुछ समय बाद 3 मध्यम श्रेणी के नीले सफेद पक्षी मार सहन नहीं कर सके और जमीन पर गिर पड़े। वे बेहोश हो गए। वांग टेंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। इन तीनों नीले सफेद पक्षियों के शरीर से विशेषता बुलबुले बाहर तैरने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उन्हें उठा लिया। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 1200। नक्षत्र बल बर्फ तारांकन 900। इंपीरियल स्तर बर्फ प्रतिभा 600। तारामंडल बल बर्फ तारांकन 1500 and well be in.com। दिव्य क्षेत्र आत्मा 350। दिव्य क्षेत्र ज्ञानोदय 450। बर्फानी तूफान बवंडर 100। जैसा कि मध्यम स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवरों से उम्मीद की जाती है, आप लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद दिल खोलकर हंसे। लूट की गिनती करते हुए उसने इन 3 शाही स्तर के एजोर व्हाइट बड से 6800 नक्षत्र बर्फ बल प्राप्त किए थे। सम्राट स्तर और निम्न स्तरीय शाही स्तर के एजोर व्हाइट बड से प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए उसने कुल 36,000 नक्षत्र बर्फ बल प्राप्त किए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर यह एक बहुत बड़ी फसल थी। नक्षत्र बर्फ बल के अलावा वांग टेंग को अन्य एजोर व्हाइट बड से कुछ ग्रहीय क्षेत्र आत्मा और ज्ञान और सम्राट स्तर की बर्फ प्रतिभा भी मिली। उन्होंने 3 मध्यम स्तरीय शाही स्तर के एजोर व्हाइट बड से शाही स्तर की बर्फ प्रतिभा भी हासिल की। उनकी सम्राट स्तर की प्रतिभा तुरंत ही शाही स्तर तक उन्नत हो गई। इंपीरियल स्तर बर्फ प्रतिभा 600/25,000। इस बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग को तुरंत अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। जैसे ही वह बर्फ से ढकी इस घाटी में खड़ा हुआ, उसके चारों ओर बर्फ की शक्ति उसकी ओर तैरने लगी, मानो किसी सम्राट की पूजा कर रही हो। वह बर्फ की शक्ति की खुशी को भी महसूस कर सकता था। जब अबाबिले घर वापस उड़कर आई होंगी तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा। बहुत बढ़िया, मेरी बर्फ प्रतिभा शाही स्तर तक पहुंच गई है। यह अप्रत्याशित है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वांग टेंग ने अपनी आभा नहीं छिपाई, इसलिए उसने अपने बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वह चकित था। किसी कारण से उसकी बर्फ की प्रतिभा बढ़ गई थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। बिना किसी कारण के किसी की प्रतिभा कैसे बढ़ सकती है? इसके अलावा वे आभासी ब्रह्मांड में थे। यह असंभव था। मार्शल योद्धा आभासी ब्रह्मांड में अपनी अवस्था या प्रतिभा को बढ़ाने में असमर्थ थे। वे ज्यादा से ज्यादा कुछ युद्ध का अनुभव प्राप्त कर सकते थे। रुको। राउंड बॉल को अचानक याद आया कि जब वांग टेंग पहली बार आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया था तब भी ऐसी ही स्थिति हुई थी। तब वह आभासी ब्रह्मांड में मर गया था, इसलिए उसे वास्तविक दुनिया में वापस लौटना पड़ा। उसने अपने बदलावों को छिपाया ताकि बाहरी लोगों को कुछ भी गड़बड़ न लगे। राउंड बॉल उसके करीब था, इसलिए उसे कुछ महसूस हुआ था। ये वैसा ही एहसास था जैसा उसे अभी हो रहा था। वांग टेंग के पास निश्चित रूप से रहस्य हैं, बहुत बड़े रहस्य। वह आभासी ब्रह्मांड में अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में सक्षम है। हे भगवान, मैं पागल हो रहा हूँ। राउंड बॉल अवाक रह गया। वह जो हो रहा था उसे स्वीकार नहीं कर सका। यह उसकी सभी समझ के विरुद्ध था। हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया और वांग टेंग से नहीं पूछा। अतीत में उसके रवैये से उसे पता था कि वह उसे कभी नहीं बताएगा। वांग टेंग ने राउंड बॉल की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वह चुप है तो वह चुपके से मुस्कुराया। शाही स्तर की प्रतिभा के अलावा वांग टेंग ने दिव्य क्षेत्र की आत्मा और ज्ञानोदय के कुछ 100 अंक भी प्राप्त किए। उसकी आत्मा और ज्ञानोदय में वृद्धि हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने आखिरी विशेषता बुलबुले को देखा। वह दंग रह गया। बर्फानी तूफान बवंडर। जैसे ही विशेषता बुलबुला उसके शरीर में विलीन हुआ, उसके दिमाग में छवियां उभरने लगीं।
आसमान में नीले सफेद पक्षियों का झुंड उड़ रहा था, जो अपने आसपास के वातावरण में बर्फ की शक्ति को हिला रहा था। एक पल में पूरे क्षेत्र में बर्फ और बर्फ फैल गई। इसने एक भयानक और विशाल बवंडर पैदा कर दिया। सभी जीवित प्राणी जम गए। शक्ति भयावह थी। ये तो बर्फ पर युद्ध की तकनीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग दंग रह गया। यह एक सामूहिक युद्ध तकनीक थी जिसे केवल नीले सफेद पक्षियों के झुंड द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता था। हालांकि ये वांग टेंग के हाथों में आ गई और इसके बजाय एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध तकनीक बन गई। वह इस कौशल को अकेले ही निष्पादित कर सकता था जब तक उसके पास पर्याप्त बर्फ बल था। मेरे बवंडर परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। वांग टेंग ने अपने चेहरे पर एक अजीब भाव के साथ सोचा। ऐसा लग रहा था कि उनके बवंडर की श्रृंखला आकार ले रही थी। कुछ समय बाद वांग टेंग खुशी खुशी नीला सफेद पक्षी की घाटी से चला गया। घाटी में अव्यवस्था फैली हुई थी। नीले सफेद पक्षी बर्फ पर लेटे हुए थे और उनके पंख हर जगह बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अभी अभी कोई यातना दी गई हो। अगले कुछ दिनों तक वांग टेंग घाटी के इर्द गिर्द दुबककर घूमता रहा। वह कभी कभी इन नीले सफेद पक्षियों से कुछ गुण प्राप्त करने के लिए आता था, जब तक कि उसने अपनी सारी बर्फ शक्ति को नक्षत्र बर्फ शक्ति में परिवर्तित नहीं कर लिया। वह ग्रहीय अवस्था में आगे बढ़ने से बस एक कदम दूर था। नीला सफेद पक्षी बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। वांग टेंग अक्सर उनसे मिलने आता था और उन्हें हर दिन बुरी तरह पीटा जाता था। जब वे अपने भ्रम में डूबे होते थे तो उन पर हमेशा हमला किया जाता था। अत्यधिक खुशी से अत्यधिक दर्द में गोते लगाने का एहसास यातनापूर्ण था। वे मरना चाहते थे। नीला सफेद पक्षी मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित थे। वे पक्षियों की तरह थे जो धनुष की डोरी की झनकार से ही चौंक जाते थे। वे हर समय सतर्क रहते थे, लेकिन वे रहस्यमयी बर्फीली घास के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते थे। वे हर बार इसके झांसे में आ जाते थे। ध्यान रहे, स्टार बीस्ट के लिए अपनी आदतें बदलना मुश्किल था। वे बहुत बुद्धिमान हो सकते थे, लेकिन वे मिस्टिक आइसी ग्रास के प्रति अपने मोह को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अंत में 3 मध्यम श्रेणी के एजोर व्हाइट बग्स को एक निर्णय लेना पड़ा। पूरी नस्ल पलायन करेगी। सौभाग्य से वांग टेंग ने अपने तारामंडल बर्फ बल को इकट्ठा करने का काम पूरा कर लिया था। वह घाटी के बाहर खड़ा होकर नीले सफेद पक्षियों के बड़े झुंड को उड़ते हुए देखता रहा। जब वे अगले कुछ दिनों तक वापस नहीं आए तो उसने आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया। क्या वह हद पार कर गया? बेशक, जब वांग टेंग बर्फ बल इकट्ठा कर रहा था तो उसने अपनी अन्य बल विशेषताओं के बारे में नहीं भूला। आखिरकार उसका लक्ष्य एक सर्वांगीण परम प्रतिभा बनना था। 5 मूल शक्तियां, वायु शक्ति, बिजली शक्ति और विष शक्ति, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। खास तौर पर विष शक्ति। यह अभी तक ग्रहीय अवस्था तक नहीं पहुंची थी। उसे और अधिक मेहनत करने की जरूरत थी। इस प्रकार वांग टेंग ने उनमें से विशेषता बुलबुले को बाहर निकालने के लिए स्टार जानवरों की खोज शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जल्द ही 10 दिन पूरे हो गए। एक दिन वांग टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक चमक उठी। अगर कोई उसकी आंखों को ध्यान से देखे तो उसे उनमें 9 अलग अलग शक्ति की चमक दिखाई देगी। वे एक चक्र बनाकर उसकी आंखों में घूमती हैं। यह एक दिव्य दृश्य था, लेकिन ये चमक कुछ सेकंड तक ही रही और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। वांग टेंग की आंखें फिर से अपने मूल काले रंग में लौट आईं। आपकी उपलब्धियां अच्छी लग रही हैं, राउंड बॉल ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा, जब वह उसके सामने आया और उसने सावधानीपूर्वक उसका आंकलन किया। जांच बंद करो, मैंने आभासी ब्रह्मांड में बहुत कुछ हासिल किया है। वांग टेंग ने उस पर नजर डाली और मुस्कुराया। वह सीधा था। इन कुछ दिनों में उसकी सभी 5 मूल शक्तियां परिपूर्ण 9वें स्तर के ग्रहीय चरण तक पहुंच चुकी थीं। उसे बस आकाशीय चरण तक पहुंचने के लिए एक अवसर की आवश्यकता थी। उसकी वायु शक्ति पहले ही 7वें स्तर के ग्रहीय चरण पर पहुंच चुकी थी, जबकि उसकी बिजली शक्ति 5वें स्तर पर थी। उसका विष बल और बर्फ बल सभी नक्षत्र बल में परिवर्तित हो गए थे। उसे आगे बढ़ने के लिए बस एक ग्रहीय चरण शास्त्र की आवश्यकता थी। राउंड बॉल को कभी यकीन नहीं हुआ कि वांग टेंग को इतनी जबरदस्त सफलता मिली है। उसने वांग टेंग को गौर से देखा, लेकिन आगे की जांच नहीं की। इसके बजाय उसने कहा, सावधान रहो। तुम 100% निश्चित नहीं हो सकते कि तुम्हारे रहस्य आभासी ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। हाँ, वांग टेंग ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। उसने पूछा, हम कहाँ हैं?
हम लगभग आधे घंटे में ग्रेट कियान ग्रह पर पहुंच जाएंगे। राउंड बॉल की निगाहें अचानक उत्साह से भर गईं। यह उतना शांत नहीं था जितना लग रहा था। वांग टेन को आश्चर्य हुआ जब उसने उसकी निगाहें देखी। ऐसा लग रहा था कि ग्रेट कियान ग्रह के प्रति राउंड बॉल की भावनाएं मजबूत और गहरी थीं। हालांकि यह बात समझ में आती है, यह इस ग्रह पर नांगोग यू के साथ लंबे समय तक रह चुका था। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। विशाल और असीम ब्रह्मांड में दूरी पर पृथ्वी से 3 गुना बड़ा एक समुद्री नीला ग्रह दिखाई दे रहा था। उसके चारों ओर रिबन की तरह एक चमकदार और सुंदर बैंगनी घेरा लिपटा हुआ था। मुझे मौत के घाट उतार दो। वांग टेन उठकर कमरे से बाहर चला गया जब ग्रेट कियान ग्रह नजर आया। DQ, ओलिविया और अन्य लोग भी बाहर निकलकर लॉबी में आ गए। हालांकि वे ग्रेट कियान ग्रह को देख सकते थे, फिर भी वे उससे बहुत दूर थे। महान कियान ग्रह की परिधि पर एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन था जो महान कियान साम्राज्य के सैन्य प्रतीक चिन्ह से चिन्हित बड़ी संख्या में युद्धक यानों से घिरा हुआ था। DQ ने वांग टेन की ओर देखा और समझाया, ये ग्रेट कियान ग्रह की रक्षा सेना है। हमारे अंतरिक्ष यान को पास के उपग्रह बंदरगाह पर उतरने से पहले जांच से गुजरना होगा। उसके बाद हम कक्षा के माध्यम से ग्रेट कियान ग्रह में प्रवेश करने के लिए परिवहन लेंगे। ये बहुत परेशानी वाली बात है, वांग टेन ने आश्चर्य से कहा। आखिरकार यह महान कियान ग्रह है। अंतरिक्ष यान इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार जब ये वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा तो 10,000 मीटर के भीतर विनाशकारी गोलाबारी से यह घिर जाएगा। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान सिर्फ एक झटके में टुकड़ों में बिखर जाएगा। वो ताई मुस्कुराया। वांग टेन ने ठंडी हवा में सांस ली। एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान सिर्फ एक झटके में नष्ट हो जाएगा। वह अंतरिक्ष यान जिसकी राउंड बॉल ने इतनी प्रशंसा की थी, वह महान कियान ग्रह पर एक तुच्छ वस्तु मात्र था। जैसे कि उसे पता था कि वांग टेन क्या सोच रहा था, राउंड बॉल ने फटकार लगाई, तुम्हें क्या लगता है कि यह जगह क्या है? यह महान कियान ग्रह है, एक उच्च स्तरीय सभ्यता का आधार। ये सिर्फ ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान नहीं है, यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर और ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान भी इसके करीब जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वांग टेन ने कंधे उचकाकर जो कहा गया था उसे स्वीकार कर लिया। एक बार फिर उसने महान कियान साम्राज्य के बारे में और बातें सीखी। जल्द ही एक युद्धयान अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ा और उनके अंतरिक्ष यान से जुड़ गया। महान कियान साम्राज्य की काली सैन्य वर्दी पहने कई सैनिक अंतरिक्ष यान में घुसे, जिनका नेतृत्व एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा कर रहा था। जब उसने DQ और वू ताई को देखा तो वह हंसा। मैं सोच रहा था कि यह कौन है, पता चला कि यह तुम दोनों ही हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। बहुत दिनों से नहीं मिले, फैन हुआ कि DQE ने कहा। यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे को जानते थे। अंतरिक्ष यान की जांच जल्दी ही पूरी हो गई और कोई समस्या नहीं हुई। अंतरिक्ष यान छोड़े जाने के बाद ये ग्रेट कियान सैटेलाइट 1 के बंदरगाह पर उतरा। कुछ लोग अंतरिक्ष यान से उतर गए। ग्रेट कियान सैटेलाइट 1 जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। पारिस्थितिकी तंत्र को अनुकरण करने और लोगों को अस्थायी रूप से यहां रहने की अनुमति देने के लिए विशेष साधनों का उपयोग किया गया था। यह एक स्थानांतरण स्टेशन के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त था। कृपया माईबॉक्स नो वे एल कॉम पर पढ़ें। वांग टेन ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। हालांकि उपग्रह बंजर था, लेकिन आसपास का क्षेत्र धातु से ढका हुआ था और यह किसी विज्ञान फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा था। जमीन, सार्वजनिक क्षेत्र, सड़कें, ये सभी किसी न किसी तरह की धातु से बने थे। चलो चलें, DQ ने कहा, हम सीधे ऑर्बिट स्टेशन पर जाएंगे। ग्रेट कियान ग्रह तक पहुंचने में हमें 10 मिनट से भी कम समय लगेगा। वांग टेन ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। उसके लिए यहाँ सब कुछ नया था। सौभाग्य से वह पहले ही DQ और अन्य लोगों से मिल चुका था और उसने खुद को बहुत परेशानी से बचा लिया। समूह घाट से बाहर निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो रेलवे स्टेशन जैसी दिख रही थी। एक लंबा रास्ता अंतरिक्ष में फैला हुआ था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वांग टेन और अन्य लोगों ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की। उसके बाद एक कक्षीय ट्रेन तेजी से आती हुई आई जिसकी गति लगभग अंतरिक्ष यान के बराबर थी। हालांकि जैसे ही वह उनके पास पहुंची, वह अचानक रुक गई, लेकिन किसी जड़त्व से प्रभावित नहीं हुई। किसी घर्षण के कारण ब्रेक लगाने जैसी कोई तीखी आवाज नहीं आई। दरवाजे अपने आप खुल गए और लोग उतर गए। ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोग एक एक करके ट्रेन में चढ़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद प्रस्थान का समय आ गया।
कक्षीय ट्रेन फिर से चल पड़ी और ग्रेट कियान ग्रह की ओर चल पड़ी। वान टेन ट्रेन में बैठे और खिड़कियों से बाहरी अंतरिक्ष को निहारते रहे। परिक्रमा पथ सुरक्षा कवच की एक अदृश्य परत से ढका हुआ था। वे ट्रेन के अंदर से ब्रह्मांड के दृश्य देख सकते थे। उसने ऐसा दृश्य केवल फिल्मों में ही देखा था। ब्रह्मांड में सभ्यता के विकास की सीमा वाकई अद्भुत थी। कौन जानता था कि पृथ्वी कब ऐसा कुछ कर पाएगी। ट्रेन पथ ने ग्रेट कियान सैटेलाइट 1 को ग्रेट कियान ग्रह से जोड़ा। हालांकि उपग्रह ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता रहा जबकि ग्रह भी परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा पथ ऐसी गति को बनाए रखने में कैसे सक्षम था? वान टेन हैरान था। 10 मिनट के बाद कक्षीय ट्रेन अंततः रुक गई। हम यहाँ हैं। डीची खड़ा हुआ और अपनी पीठ तान दी। वान टेन और अन्य लोग ट्रेन से उतर गए और भीड़ के साथ ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गए। तभी एक जीवंत दृश्य ने उनका स्वागत किया। स्टेशन के बाहर भीड़ उमड़ रही थी और अलग अलग इमारतें खड़ी थीं। वान टेन के लिए यह एक अजीब अनुभव था। उसे लगा जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गया है। महान कियान ग्रह में आपका स्वागत है। डी क्वी मुड़ी और उसे देखकर मुस्कुराए। वान टेन भी मुस्कुराए। क्या आप सीधे बैरन नांगोंग के निवास पर जा रहे हैं या पहले मेरे घर जा रहे हैं? डी क्वी ने पूछा। बैरन नांगोंग। वु ताई ने डी क्यू की बातें सुनी और दंग रह गया। फिर उसने अजीब नजर से पूछा, क्या ये वही बैरन है? ये सही है। डी क्यू ई ने सिर हिलाया। वु ताई वान टेन को देखे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके और उस लापता बैरन के बीच कोई संबंध है। हालांकि उसने आगे की जांच नहीं की। उस समय बैरन के गायब होने के पीछे कुछ गड़बड़ थी और कई लोग इसमें शामिल थे। आखिरकार वह और वान टेन केवल परिचित थे। उसके लिए इस मामले की तह तक जाना अच्छा नहीं था। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतने दिनों तक परेशान किया। मैं खुद ही वहां चला जाऊंगा, वान टेन ने कहा। बैरन नांगोंग के मामले में बहुत से लोग शामिल थे। इसे उठाने के लिए ग्रेट कियान प्लेनेट में आना एक पुराने मामले को पलटने के बराबर है। मुझे नहीं पता कि यह आशीर्वाद है या अभिशाप। डी क्यू ने इसके बारे में सोचा और वान टेन की कलाई घड़ी पर अपना संपर्क विवरण भेजा। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे एक संदेश भेज सकते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से कैवेंडिश परिवार को कुछ सम्मान देगा। एक और चेतावनी, उस व्यक्ति की ताकत बैरन नांगोंग से कहीं ज्यादा है। वह 30,000 साल पहले ही स्वर्ग तक पहुंच गया था। स्वर्ग मंच। वान टेन ने भौहें सिकोड़ी। यह विकास उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसे अभी भी ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा से निपटने का आत्मविश्वास था। हालांकि स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा से निपटना उसकी क्षमता से परे था। ये कैसे संभव है? राउंड बॉल ने ये खबर सुनकर अविश्वास में चिल्लाया। उस समय वह बच्चा अपनी प्रतिभा के साथ ब्रह्मांड के मंच तक पहुंचने में भाग्यशाली होता। उसके लिए स्वर्ग के मंच तक पहुंचना असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। 10 लाख से ज्यादा साल बीत चुके हैं। कुछ भी हो सकता है। वान टेन ने तुरंत इस नतीजे को स्वीकार कर लिया। ये डी क्यू की तरफ से एक दयालु अनुस्मारक था। वह उसे धोखा नहीं देगा। इसके अलावा उसे स्वर्ग स्तर तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यदि वह 10 लाख वर्षों की साधना के बाद भी स्वर्ग स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो वह असफल हो जाता। लेकिन ये स्वर्ग का चरण है। आप अब इससे नहीं निपट सकते, राउंड बॉल ने उदास और निराश स्वर में कहा। क्या तुम ही नहीं थे जिन्होंने मुझे महान कियान ग्रह पर आने के लिए प्रोत्साहित किया था? अब तुम क्यों डर रहे हो? वान टेन ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह स्वर्ग में पहुंच गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेजता। मुझे मौत के घाट उतार दोगे? वान टेन ने हंसते हुए कहा। मुझे नीची नजर से मत देखो। स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा मुझे डराता नहीं है। ग्रैंड मास्टर स्तर कनेक्शन। राउंड बॉल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वान टेन के आत्मविश्वास के सामने क्या कहे। एक बुद्धिमान जीवन रूप में इसका विकास उसके स्वामी से निकटता से जुड़ा हुआ था। जब इसने पहली बार नांगोंग यू का अनुसरण करना शुरू किया तो वह अभी भी अपेक्षाकृत युवा था और ब्रह्मांड चरण में आगे बढ़ा था। लेकिन जल्द ही उसके पिता की पीढ़ी एक दुर्घटना में मर गई, जिससे वह नांगोंग परिवार का एकमात्र वंशज रह गया। स्वाभाविक रूप से उसे बैरन की उपाधि विरासत में मिली। NOBEIN.CO। अपनी प्रतिभा के बल पर वह कुछ समय बाद स्वर्ग की अवस्था तक अवश्य पहुंच सकता था। यहां तक कि उसके लिए ब्रह्मांड की अवस्था भी संभव थी। दुर्भाग्य से उसकी योग्यता उसकी स्थिति के अनुकूल नहीं थी।
वह जल्द ही दूसरे लोगों के जाल में फंस गया और उसे अपनी मृत्यु की ओर धकेल दिया गया। बैरन की उपाधि किसने प्राप्त की? क्या यह उसका शिष्य था जो स्वर्ग तक पहुंच गया था, या यह उस जाल के पीछे का मास्टरमाइंड था? वान टेन को नहीं पता था, राउंड बॉल को भी नहीं पता था। नांगोंग्यू की मदद से राउंड बॉल कॉस्मोस स्टेज तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन वह अभी भी उन शक्तिशाली मालिकों से बहुत दूर था। दुनिया के बारे में उसके विचार और दृष्टि उसके कॉस्मोस स्टेज द्वारा प्रतिबंधित थे, इसलिए उसे बहुत सी बातें पता नहीं थीं। वान टेंग, मैं विदा लेता हूं। डी क्वी ने वान टेंग के विचारों को बाधित किया। ठीक है, वान टेंग ने सिर हिलाया। डी क्यू ओलिविया के साथ चला गया। मैं भी जा रहा हूं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। वु ताई ने भी विदा ली। श्री वान टेंग, आप सेकेंडरी करियर अलायंस के मूल्यांकन में कब भाग लेना चाहेंगे? रनमास्टर फैन तेनिंग ने सबके चले जाने के बाद आगे आकर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कल ठीक है, मुझे पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी, वान टेंग ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा। तुम मेरे घर पर क्यों नहीं रहते? मेरे पास कई खाली कमरे हैं। मेरे शिष्यों के अलावा वहां कोई और नहीं है। रहने की जगह मिलने के बाद तुम वहां से चले जा सकते हो। मुझे भी तुमसे रून ज्ञान के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। रून मास्टर फान तेनिंग ने वान टेंग को आमंत्रित किया। वान टेंग दंग रह गया। फैन तेनिंग ने डीक्यू के साथ उसकी बातचीत सुनी होगी, लेकिन फिर भी उसने उसे अपने निवास पर आमंत्रित करने की हिम्मत की। वान टेंग हैरान था, वह स्वर्ग मंच के दुर्जय योद्धा को अपमानित करने का जोखिम उठा रहा था। मास्टर फैन तेनिंग, आपको मेरी स्थिति पता होनी चाहिए। वान टेंग ने संकोच किया। ये ठीक है, मेरे गुरु एक ग्रैंड मास्टर स्तर के रनमास्टर हैं। उनके नेटवर्क में कई स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा हैं और साथ ही कुछ ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी हैं, फैन तेनिंग ने शांति से उत्तर दिया। अरे, क्या ग्रैंड मास्टर स्तर का रून मास्टर इतना लोकप्रिय है? वान टेंग आश्चर्यचकित था। एक ग्रैंडमास्टर स्तर का रनमास्टर स्वर्ग स्तर और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के साथ दोस्ती करने में सक्षम था। ये चौंकाने वाला था। बेशक, क्या आपको लगता है कि ग्रैंड मास्टर स्तर के रून मास्टर आम है? हो सकता है कि आपको 10,000 मास्टर स्तर के रून मास्टर में से एक भी ग्रैंड मास्टर स्तर का रून मास्टर न मिले। राउंड बॉल ने मन ही मन कहा। फिर उसने आह भरी, दुर्भाग्य से मैं खुद को प्रकट नहीं कर सकता, या मैंने सेकेंडरी करियर एलायंस में एक पहचान के लिए पंजीकरण किया होता और कई दुर्जय योद्धाओं से दोस्ती की होती। इस तरह हम इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होते। तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेंग मन ही मन हंसा। हर बादल में एक आशा की किरण छिपी होती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सोचा था कि चूंकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा था, इसलिए उससे निपटना कठिन होगा, लेकिन यह अच्छी खबर सुनने के बाद उसने राहत की सांस ली। फिर भी वह चुप रहा। राउंड बॉल को भी नहीं पता था कि वह ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वान टेंग ने फैन तेनिंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिनों के लिए आपको परेशान करना होगा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह ग्रेट कियान ग्रह पर संपत्ति नहीं खरीद सकता था। अगर उसे एक कमरा किराए पर लेना था तो उसे बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। चूंकि फैन तेनिंग ने उसे आमंत्रित किया था, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए वहां रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा वान टेंग का लक्ष्य बैरन की उपाधि प्राप्त करना था। उपाधि प्राप्त करने के बाद उसके पास रहने के लिए एक जगह होगी। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जब वान टेंग ने सहमति जताई तो फैन तेनिंग खुशी से मुस्कुराया। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा के खतरे की तुलना में वह वान टेंग के बारे में अधिक परवाह करता था, जो महान क्षमता वाला एक रनमास्टर था। इससे कोई यह बता सकता था कि फैन तेनिंग एक शुद्ध हृदय वाला रनमास्टर था। चूंकि आपके पास रहने के लिए जगह है, इसलिए मैं कल आपसे मिलूंगा। डॉक्टर लियोनार्डो अलविदा कहकर चले गए। फैन तेनिंग वान टेंग को अपने आवास पर ले आया। जब वे स्टेशन से बाहर निकले तो उन्हें लेने के लिए पहले से ही गाड़ियां खड़ी थीं। इससे काम आसान हो गया। जमीन पर कारों का कोई निशान नहीं था। रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कारें आसमान में पटरियों पर यात्रा कर रही थीं। वे व्यवस्थित तरीके से और आश्चर्यजनक गति से यात्रा कर रही थीं। फैन टेनिंग ने बताया, इन रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कारों में इंजन के रूप में रून कोर होता है। वे एक प्रथम स्तरीय ऊर्जा पत्थर के साथ पूरे दिन उड़ सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। पहले स्तर का ऊर्जा पत्थर। वान टेंग ने सिर हिलाया।
वह इन ऊर्जा पत्थरों के बारे में उत्सुक था। पृथ्वी पर ऊर्जा पत्थरों को इस तरह से अलग नहीं किया गया था। इस तरह से हम ब्रह्मांड में ऊर्जा पत्थरों को विभाजित करते हैं। मुद्रा के सबसे बुनियादी रूप के रूप में हमें उन्हें मानकीकृत करने की आवश्यकता है, राउंड बॉल ने समझाया। ऊर्जा पत्थरों के 9 स्तर हैं, जो उनके द्वारा संग्रहित ऊर्जा की मात्रा पर आधारित हैं। जितना ऊंचा स्तर होगा उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी और उसका मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। पहले से तीसरे स्तर के ऊर्जा पत्थरों में साधारण बल होता है। चौथे स्तर और उससे ऊपर के स्तर में नक्षत्र बल होता है। ऐसा कहा जाता है कि 9वें स्तर से भी ऊंचे शुद्ध ऊर्जा पत्थर हैं। लेकिन केवल शाश्वत चरण मार्शल योद्धा ही इन संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। वान टेंग की आंखें चमक उठी। उसे उम्मीदवारों के अंतरिक्ष आइटम के अंदर कई ऊर्जा पत्थर मिलने की याद आई। इन ऊर्जा पत्थरों में एक शुद्ध नक्षत्र बल था। वे चौथे स्तर और उससे ऊपर के होने चाहिए। इनका कुछ मूल्य अवश्य होगा। वे वर्तमान में ग्रेट कियान ग्रह के सबसे बड़े मुख्य शहर ग्रेट कियान सिटी में थे। सभी शक्तिशाली और प्राचीन परिवारों के पास संपत्ति थी। वहां शक्तिशाली मार्शल योद्धा इस शहर की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार इस शहर में आवास की कीमतें अनुचित रूप से अधिक थीं। फैन तेनिंग शहर के बीचों बीच घर खरीदने में असमर्थ थे, लेकिन उन्होंने शहर के सबसे बाहरी इलाके में एक घर खरीद लिया। ये काफी बड़ा घर भी था। वान टेन जानता था कि माध्यमिक करियर वाले लोग अमीर होते हैं। चूंकि फैन तेनिंग इस शहर में एक संपत्ति खरीदने में सक्षम था, इसलिए वह भी काफी अमीर होना चाहिए। कुछ देर बाद वान टेंग और फैन तेनिंग अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह एक विला जैसी इमारत थी। रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कार बिना हवा के घास पर उतरी। घास 1 इंच भी नहीं हिली। लोग उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े थे। 2 युवा थे, एक पुरुष और एक महिला। दोनों ही इंसानों जैसे दिख रहे थे। उनके बगल में एक रोबोट भी था। यह एक महिला इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन इसमें रोबोट की कुछ खासियतें दिख रही थीं। उदाहरण के लिए इसके माथे पर एक गोल और पारदर्शी डिवाइस थी। मालिक फैन तेनिंग रून ऊर्जा वाली उड़ती हुई गाड़ी से उतरे। दोनों युवा तुरंत उनका स्वागत करने आए और विनम्रता से उनका अभिवादन किया। महान कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष, घड़ी की 7 घंटियां। ये मेरे 2 निकम्मे शिष्य हैं, हो जिवेई और कुई सी टेक। फैन तेनिंग ने दोनों युवाओं को वान टेंग से मिलवाया। फिर उसने अपने दोनों शिष्यों से कहा, ये रनमास्टर वान टेंग है। वह हमारे साथ रहेगा। उसके साथ अभद्र व्यवहार न करें। रनमास्टर हो जिवेई और कुई सिटे दंग रह गए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। पहले तो वे इस युवक की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे जो उनके गुरु के साथ वापस आया था। उन्हें लगा कि यह उनका नया शिष्य है। फिर भी उनके स्वामी ने उन्हें बताया कि यह एक रनमास्टर था। यह अविश्वसनीय था। वे लगभग समान आयु के थे, लेकिन रून विद्या में उनकी निपुणता उनसे अधिक थी। उन्हें नहीं लगा कि फैन तेनिंग उनके साथ मजाक कर रहे हैं। वे अचंभित रह गए और जल्दी से वान टेंग को नमस्कार किया। मास्टर वान टेंग। ब्रह्मांड में शक्ति और स्थिति ही सब कुछ थी। चूंकि वान टेंग एक रनमास्टर था, भले ही वह उनकी उम्र के आसपास था, उन्हें उसके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। वान टेंग ने एक संयमित मुस्कान दी और उनकी ओर सिर हिलाया। उसने घमंडी या बहुत मिलनसार होने का दिखावा नहीं किया। उसका रुतबा था। अगर वह बहुत दोस्ताना होता तो फैन तेनिंग उसे नीची नजर से देख सकती थी। मास्टर वान टेंग, कृपया मेरे पीछे आइए। मैं आपको आपका कमरा दिखाऊंगा। परिचय के बाद फैन तेनिंग वान टेंग को घर के अंदर ले गया। वह उसे उत्साहपूर्वक अपने कमरे में ले गया। ये कमरा सूरज की तरफ है, इसलिए रोशनी अच्छी है। पर्दे ऊपर खींचकर आप पिछवाड़े का नजारा देख पाएंगे। आप क्या सोचते हैं? बुरा नहीं है, मैं इसी कमरे में रहूंगा। आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, वान टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम बहुत विनम्र हो। ये कुछ भी नहीं है। फैन टेनिंग ने अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपने पीछे रोबोट से कहा, एला, कमरे को साफ करो और दोपहर का भोजन तैयार करो। हमारे मेहमान का स्वागत करने के लिए सबसे अच्छा खाना इस्तेमाल करो। ओह, और मेरी कीमती बेकारेट गोल्डन रम लाओ। हाँ मेरे प्यारे मालिक, एला नामक रोबोट ने उत्तर दिया। फिर वह रोबोट बटलर की भूमिका को बखूबी निभाने में व्यस्त हो गया। वान टेंग ने कहा, यह रोबोट काफी उपयोगी है। हाँ, इस तरह के बटलर रोबोट की तुलना बैटल रोबोट से नहीं की जा सकती। वे सबसे सस्ते हैं।
एक बार जब आप सेकेंडरी करियर अलायंस में प्रवेश कर लेंगे और कुछ मिशन प्राप्त कर लेंगे तो आप इसे वहन करने में सक्षम हो जाएंगे, फैन तेनिंग ने हंसते हुए जवाब दिया। लगता है मुझे जल्द ही सेकेंडरी करियर अलायंस में प्रवेश लेना पड़ेगा। मेरे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वांग टेंग ने खुद का मजाक उड़ाया। हा, फैन तेनिंग जोर से हंस पड़े। हो जिवेई और कुइसिटे ने एक दूसरे को घूर कर देखा जब उन्होंने फैन तेनिंग का वांग टेंग के प्रति रवैया देखा। यह उनके मालिक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनका चेहरा हमेशा सख्त रहता था। क्या यह सिर्फ एक दिखावा था? दोपहर में वांग टेंग ने फैन तेनिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी व्यंजन फोर्स शेफ मास्टर्स द्वारा तैयार किए गए थे। बेकारेट गोल्डन रम के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसे ग्रह पर उत्पादित किया गया था जो बेहतरीन रम बनाने के लिए जाना जाता है। इसे 100 साल तक रखा गया था और इसे एक दिव्य चरण के मार्शल योद्धा ने फैन तेनिंग को दिया था, जिसने उससे एक एहसान मांगा था। वह इसे पीना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसने आज वांग टेंग का स्वागत करने के लिए इसे निकाल लिया। इससे उसकी ईमानदारी का पता चलता है। वांग टेंग ने इसका पूरा आनंद लिया। उसे मानना पड़ा कि यह रम की एक अच्छी बोतल थी। ये लाफाइट और रोमानी कोंटी से भी उच्च श्रेणी की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपना गिलास हल्के से घुमाया। अंदर की शराब सुनहरे रंग की थी। ये सुंदर और असाधारण थी। इसका स्वाद सुगंधित और तीव्र था, जो पीने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता था। फैन तेनिंग और वांग टेंग के बीच खाने की मेज पर अच्छी बातचीत हुई। फैन तेनिंग ने उनसे कुछ सवाल पूछे और उन सभी के जवाब भी पाए। इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। दोपहर के भोजन के बाद वांग टेंग को आखिरकार इस परेशान करने वाले बुरे आदमी से छुटकारा पाने का मौका मिल गया। वह घर से बाहर चला गया। उसे कुछ और जरूरी काम करना था। फैन तेनिंग और उनके शिष्यों ने वांग टेंग को जाते हुए देखा। उनके शिष्यों ने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, मास्टर वांग टेंग कहाँ से आए हैं? वे बहुत छोटे हैं। मैं उसे नंबर 4 डिफेंस प्लेनेट से वापस लाया। फैन तेनिंग गर्व से मुस्कुराया। मुझे उसकी सटीक पृष्ठभूमि या उसकी पहचान नहीं पता। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पूछना चाहिए। आपको बस ये जानना होगा कि उसकी रून महारत बहुत अधिक है। अगर आप में हिम्मत है तो आप उससे सलाह ले सकते हैं। ये बहुत मददगार होगा। हो जिवेई और कुइसिटे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके मालिक वांग टेंग के बारे में इतना अच्छा सोचेंगे। बेशक आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फैन तेनिंग उन्हें याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, जब उन्होंने फैन तेनिंग की सख्त निगाह देखी तो वे दोनों गंभीर हो गए और जल्दी में जवाब दिया। वांग टेंग को नहीं पता था कि फैन तेनिंग के घर से निकलने के बाद क्या हुआ। इस समय वह राउंड बॉल के मार्गदर्शन की मदद से अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने एक रून ऊर्जा वाली उड़ने वाली कार मंगवाई, किराया चुकाया और शहर के केंद्र की ओर चल पड़े। ग्रेट कियान शहर में हालात थोड़े मुश्किल थे। कोई बेतरतीब ढंग से उड़ नहीं सकता था, वरना इसे उकसावे के तौर पर देखा जाता। अगर कोई गलती से किसी शक्तिशाली मार्शल योद्धा के सिर के ऊपर से उड़ जाता तो वह तुरंत मारा जा सकता था। बेशक शहर में उड़ना पहले से ही वर्जित था। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर और ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी इस नियम का पालन करना पड़ता था। शहर छोड़ने के बाद आप जो चाहे कर सकते थे। रून ऊर्जा से चलने वाली उड़ने वाली कार तेज गति से चल रही थी। कुछ समय बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वांग टेंग नीचे उतरे और अपने सामने एक प्राचीन और विशाल महल जैसी संरचना को देखा। वह आश्चर्यचकित थे। ये वह जिला था जहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली मार्शल योद्धा रहते थे। ये सबसे रहस्यमय स्थान भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महान कियान साम्राज्य के नेता यही रहते थे। महान कियान पैलेस। लेकिन वांग टेंग महल नहीं जा रहा था। उसकी मंजिल थी ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर। ग्रेट कियान पैलेस के चारों ओर कई प्रशासनिक इमारतें बनी हुई थीं। ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर महल के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। महान कियान कुलीन परिवार परामर्श कक्ष वह जगह थी जहां कुलीनों के मामले सुलझाए जाते थे। इस कक्ष में बहुत शक्ति थी, ऐसी कि वह आकाश को थाम सकती थी। अगर वांग टेंग नांगोंग की बैरन स्थिति वापस लेना चाहता था तो उसे यहाँ की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। बेशक चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी सतह पर दिख रही थीं। वह आज यहाँ सिर्फ खिताब वापस पाने के लिए नहीं आया था। वह किसी को ये भी बताना चाहता था कि वह वापस आ गया है। वह नांगोंग के बैरन का दर्जा पाने के लिए वापस आया था।
वह खुद को सभी की नजरों में रखना चाहता था ताकि अंधेरे में रहने वाले लोग जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत न कर सकें। वह हर काम ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर के नियमों के आधार पर करेगा। यह उनकी स्पष्ट एवं साहसिक योजना थी। कुछ 100 मीटर चलने के बाद ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर उसकी नजर में आया। यह एक गरिमामय और राजसी संरचना थी। इसका आकार एक ऊंचे टॉवर जैसा था जो सीधे आसमान में जा रहा था। प्रवेश द्वार पर एक विशाल काले पत्थर की पट्टिका लगाई गई थी। ये 10 मीटर से अधिक ऊंची थी और इस इमारत का नाम सोने से खुदा हुआ था। जब वांग तेन पत्थर की पट्टिका के सामने खड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उस पर बहुत अधिक दबाव बढ़ रहा है। वांग तेन ने नाक भान सिकोड़ी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आए और उसने दबाव को रोक दिया क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। वह पत्थर की पट्टिका को पार करके अंदर चला गया। तुरंत ही उसने देखा कि संरचना के ठीक नीचे एक विशाल कांस्य घंटी लटक रही थी। वांग तेन खटखटाओ। राउंड बॉल की आवाज वांग तेन के दिमाग में गूंज उठी। ये गंभीर लेकिन उत्साहित लग रहा था। जितनी जोर से उतना अच्छा। कितनी बार? वांग तेन ने चमकती आंखों से पूछा। 7 बार, राउंड बॉल ने जवाब दिया। 7 बार क्यों? वांग तेन ने पूछा। राउंड बॉल ने बताया, 7 बार का मतलब है कि अन्याय हुआ है। इसका मतलब है कि शीर्षक की विरासत में कोई त्रुटि है। वांग तेन ने आगे जांच नहीं की। उसने एक कदम आगे बढ़कर अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वह घंटी बजा सके। उसने भौहें सिकोड़ ली। अपनी मुट्ठी का प्रयोग करो, राउंड बॉल ने कहा। वांग तेन असहाय महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। चूंकि तुमने कहा था कि जितना जोर से बोलो उतना अच्छा है, इसलिए मैं सबको सुना दूंगा। NOWELLBEIN.CO। प्राचीन भगवान का शरीर सक्रिय। 1 धमाका। वांग तेन के माथे के बीच में एक रहस्यमय सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। उसके शरीर से एक शक्तिशाली धारा की तरह असीम शक्ति बह निकली जो उसके अंगों में उछल कूद कर रही थी। अल्टिमा की चौथी स्तर की ताकत। वांग तेन ने अपनी मुट्ठी खोली और उसे कांस्य घंटी पर पटक दिया। टकराना। एड्स बाय पब फ्यूचर। कांस्य घंटी हिली और उसमें से एक धीमी ध्वनि निकली जो गोलाकार ध्वनि तरंगों के रूप में फैल गई। क्या हुआ? ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर की गहराई में अंधेरे में बैठे एक व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से कहा, किसी ने कांस्य की घंटी खटखटाई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मामला है। घंटी बजने की आवाज फैलते ही आसपास के लोगों ने भी शोर सुना। वे वहीं रुक गए और कमरे की तरफ देखने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि आखिर हुआ क्या था। वांग तेन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने पीतल की घंटी से एक शक्तिशाली और जबरदस्त कंपन महसूस किया जिसने उसे एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर्याप्त नहीं। उसने नहीं सोचा था कि कांस्य घंटी को खटखटाना इतना मुश्किल होगा। यहां तक कि 2 सितारा प्राचीन भगवान का शरीर भी इसे संभाल नहीं सका और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। वांग तेन ने एक निर्णय लिया और जल्दी से अपने प्राचीन भगवान के शरीर में रिक्त विशेषताओं को जोड़ दिया। प्राचीन भगवान का शरीर 1/3 लाख 3 सितारा। 80,000 से अधिक रिक्त विशेषताओं का उपयोग करने के बाद वह अपने प्राचीन देवता के शरीर को 3 सितारा स्तर तक बढ़ाने में कामयाब रहा। बूम बूम बूम। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। उसके शरीर के चारों ओर पारे की धारा की तरह ताजा खून बहने लगा। उसके खून में सोने की एक झलक थी। उसकी हड्डियों पर घने सुनहरे पैटर्न दिखाई दिए जिनकी संख्या 2 सितारा स्तर पर होने की तुलना में बढ़ गई। एक पल में वांग तेन का शरीर बदलने लगा। वह बेहद सख्त और मजबूत हो गया। वह एक इंसान के आकार के खूंखार जानवर जैसा था। राउंड बॉल को लगा कि वांग तेन की दस्तक काफी अच्छी थी, लेकिन उसे उसके शरीर में भयावह बदलाव भी महसूस हुआ। वह पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। क्या राक्षस है? उसने खुद से कहा। उसकी आवाज घंटी की आवाज में डूब गई। टकराना। वांग तेन ने फिर से कांस्य घंटी पर मुक्का मारा। इस बार वह रुका नहीं। उसने कांस्य घंटी पर मुक्का मारना जारी रखा और उससे निकलने वाले कंपन को जोर से सहलाया। उसके सभी मुक्के घंटी पर जोर से पड़े। टकराना, 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 टकराना। उसने एक साथ 6 घूंसे मारे। हर बार घूंसे की तीव्रता बढ़ती गई। घंटी से निकलने वाले कंपन की तीव्रता बढ़ती गई। लेकिन वांग तेन ने कोई हरकत नहीं की। उसका दुबला शरीर पहाड़ की तरह मजबूत बना रहा।
हर मुक्का पिछले मुक्के से ज्यादा शक्तिशाली था। इससे होने वाली आवाज भी तेज होती गई। ये हवा में गूंजती रही और कई लोगों को चकित कर देती रही। 7 बार कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। ग्रेट कियान नोबल फैमिली कंसल्टेशन चैम्बर में बैठे व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरा नाम वांग टिंग है। मैं नांगोंग परिवार का टोकन लेकर आया हूं। घंटी की गूंज के बाद एक ऊंची और स्पष्ट